Hello dear friends, welcome to my channel Bioscience 2.0 and today we are discuss about of life process. चैप्टर 6 का बायो का ये चैप्टर 6 है और इसमें हमें जानेंगे कि जो आपका जैव प्रोसेस है यानी लाइफ प्रोसेस है वो क्या है। तो न्यूट्रिशंस एवं अदर बायोकेमिकल्स लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स के बीच के डिफ्रेंसिएशन को पहले जानने की ज़रूरत होती है। और फिर अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को देखें, जैसे पेड़ है यानी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हाउस है, सॉइल है एंड बर्ड्स हैं, इंसेक्ट है, ये सभी क्या है? ये सभी आपके लिविंग है, नॉन लिविंग है। इन सभी ऑर्गेनिजम्स की जो लीव होती है यानी लाइफ होती है, लाइफ स्पैम होती है, वो निश्चित अवस्था में होती है। तो हम ये देखते हैं कि उनके अंदर कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो वो क्या होते हैं? वो लिविंग्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड्स टू फ्लाई, जो चिड़िया होती है वो उड़ती है, तो हम कहते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इसी तरीके से हम अपने आसपास के जितने भी मॉलिक्यूल्स हो गए या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, उन सभी को हम कहते हैं वो लिविंग है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पहले हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस। हमारे इस पूरे चैप्टर का नाम ही लाइफ प्रोसेस है, तो हम इसी से देखेंगे कि हमारा लाइफ प्रोसेस के अंडर क्या क्या आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेस। तो हम लाइफ प्रोसेस के बारे में देखते हैं। लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। यानी कि जो लाइफ प्रोसेस होती है वो क्या है? वो हमारे जीवन को मेंटेन करती है। यानी कि हमारा लाइफ प्रोसेस एक ऐसा बेसिक प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को की आवश्यकता के अनुसार उसको मेंटेन करती है उसके लाइफ को। द बेसिक लाइफ प्रोसेस आर न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोरेशन एंड एक्सक्रेशन। यानी कि अगर हम बेसिक लाइफ प्रोसेस की बात करें तो लगभग हमारे जो सामान्य तरीके का है वो है हमारा न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोरेशन एंड एक्सक्रेशन। सो व्हाट इज द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? तो nutrition is the process of taking food by an organism and its utilizations by the body for life process। यानी कि जो हमारा न्यूट्रिशन ये हमारे भोजन से मिलने वाली वो सभी यूटिलाइजेशन प्रोसेस है जो हमारे बॉडी को बनाती है। सो नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड वो है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या है? तो रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड इनटू द सेल द बॉडी विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। यानी कि रिस्पायरेशन हम भोजन या फिर हम सांस जब लेते हैं और जो हमारे ऑक्सीजन से जो एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि भोजन के जो टुकड़े होते हैं वो जिससे हमारे भोजन में से एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रिस्पायरेशन कहेंगे। देन ह्यूमन बीइंग और रिस्पायरेशन करता है सो नॉस्ट्रिल टू लंग्स। सो रिस्पायरेशन की प्रोसेस दो है, लंग्स तक तो ब्रीदिंग होती है, देन लंग्स के अप डाउन साइड में वो रिस्पायरेशन होता है जो सेल करता है। ट्रांसपोरेशन, नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोड्यूस आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। यानी कि ये ट्रांसपोरेशन क्या है? भोजन, ऑक्सीजन, पानी और वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करता है एक पार्ट से दूसरी पार्ट में। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोड्यूस आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। यानी एक्सक्रीशन के थ्रू हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका क्या होता है? उनकी प्रोड्यूस रिमूवड होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है क्या? तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी। यानी कि न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन वह प्रोसेस है जिसमें भोजन, जब हम भोजन लेते हैं तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ यूटिलाइजेशंस होते हैं, यानी उसकी बॉडी में उसका बॉडी बनता है, यानी उसका ग्रोथ होता है, उसकी रिपेयरिंग होती है, जो भी डैमेज पार्ट्स होते हैं वो उसका भी रिपेयरिंग होता है, देन उसकी बॉडी में एनर्जी बनता है। सो लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर आल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। यानी जो लाइफ होती है वो डिपेंड है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे। ज़्यादातर जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो भी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल ही होते हैं। द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फूड, वाटर एंड
द एयर, यानी कि जो आउटसाइड रॉ मटेरियल होते हैं वो क्या क्या करते हैं, वो भोजन लेते हैं, पानी लेते हैं और हवा लेते हैं और उसी से जीवित रहते हैं, तो उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव कहते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं, तो देयर आर टू मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर आउटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आउटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन is the is nutrients in which organism prepare own food from simple inorganic substance like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and क्लोरोफिल। यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स वह ऑर्गेनिज्म होता है जिसके प्रिपेयर यानी कि वो खुद का भोजन खुद बनाएगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, और ये सभी कुछ में प्रेजेंस होते हैं सनलाइट में। और सनलाइट जो पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक, क्योंकि सूरज उससे क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करता है, देन उसमें क्लोरोफिल भी होता है। नेक्स्ट हमारा है आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स हो गया। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स इज द विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली टू इनडायरेक्टली फ्रॉम फूड, यानी कि जो प्लांट होते हैं उनसे हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स वाले एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिपेंड होते हैं टू अदर एनिमल्स, सो उनके थ्रू हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ऑल लिविंग, ऑल एनिमल, फंगी एंड सम बैक्टीरिया। अब टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री मेन टाइप्स हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स, स्पैरोफाइटिक्स, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स। सो स्पैरोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स को हम देख लेते हैं फ्रेंड। तो हमारा जो स्पैरोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स है, इज द न्यूट्रिएंट्स इज विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिसेइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो डेड और डिसेइंग ऑर्गेनिज्म का ये फूड लेता है, भोजन लेता है। दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्सॉर्ब, यानी कि ये पहले फूड को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा अपनी बॉडी के आउटसाइड से और फिर उसको एब्सॉर्ब करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल है आपका मशरूम हो गया, ब्रेड माउल्ट हो गया, ईस्ट हो गया और सम बैक्टीरिया होगा। अब वहीं हम देखते हैं, बात करते हैं हम पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स की। तो इन is nutrients in which organism get their food from living organism host without killing them। जैसे पैरासाइटिक क्या होता है, जिस ऑर्गेनिजम्स पे ये रहते हैं उन्हीं से वो जीवित रहेंगे और फिर जीवित रहते हुए ही वो क्या करेंगे, उसको किलिंग करेंगे, ठीक है। जैसे कष्टकुटा हो गया, ऑर्किड हो गया, टिक हो गया, लाइस हो गया, लीच हो गया, राउंड वर्म हो गया, टैप वर्म हो गया, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स। होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स में हमें देखते हैं कि इस न्यूट्रिएंट्स इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन digested and absorbed, for example है अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस एंड ह्यूमन एक्सेट्रा। तो होलोजोइक क्या होते हैं, होलोजोइक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डायरेक्टली किसी एनिमल्स को डाइजेस्ट करते हैं एंड उससे भोजन प्राप्त करते हैं। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे मशरूम है, पैरामीशियम, अमीबा है। देन हम अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट का क्या है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट कि जो पौधा होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस which plant prepare food by using carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। ये जो प्रोसेस होती है ये पौधे पे अपना भोजन तैयार करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, जब सनलाइट एंड प्रकाश और क्लोरोफिल की मौजूदगी से। द फूड प्रिपेयर इज कार्बोहाइड्रेट्स विच इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च, यानी जो भोजन प्रिपेयर होता है कार्बोहाइड्रेट्स के स्टोरेज के फॉर्म में, यानी स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर होता है। ऑक्सीजन इज रिलीज इन दिस प्रोसेस, तब जाके पौधे क्या करते हैं, यानी सभी प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। देन यहाँ फ्रेंड आप देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस में, जिसमें C6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी से क्या बनता है, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6CO। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन कौन सी प्रोसेस है भाई। तो इसमें फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन देयर थ्री मेन स्टेप्स, जैसे कि पहला है एब्जॉर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, पहले एब्जॉर्वेशन होगा लाइट एनर्जी का, उसके बाद उसके द्वारा क्लोरोफिल का होगा। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लाइटिंग अप of water molecule into hydrogen and oxygen, and third है reductions of carbon dioxide by hydrogen 2 from carbohydrates, यानी कि रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा हाइड्रोजन के द्वारा और फिर कार्बोहाइड्रेट्स का होगा। तो नेक्स्ट हमारा एनर्जी किस तरीके से बन रहा है,
तो आप इस फिगर में देख सकते हैं जिसमें सूरज से आ रही है एनर्जी, यानी सूरज से, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है ऑलरेडी, और क्लोरोफिल यानी सूरज से आ रही है सनलाइट, तो क्या करेगा, सनलाइट उसको क्लोरोफिल प्रोवाइड करेगा। उसके बाद पौधे से ग्लूकोज फॉर्मेट होगा, ठीक, और उसमें रिलीज क्या होगा, तो O2 यानी ऑक्सीजन रिलीज होगा। देन वाटर भी हम इसमें ऐड करते हैं, तो देयर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फ्रेंड हम फर्स्ट स्टेप यानी कि क्लोरोफिल देख लेते हैं। क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल आर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स, यानी कि क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट है जो प्रेजेंस होता है लीफ पे, यानी पत्तियां जो होती हैं वो हरी होती हैं। इफ वी एब्जॉर्ब ए क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर ऑफ माइक्रोस्कोप, जब हम यानी कि उसके क्रॉस सेक्शन को, लीफ को माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं, तो वी कैन सी सेल कंटेनिंग ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि उसके अंदर हम कुछ ग्रीन डॉट्स देखते हैं जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और किसके साथ वो कंटेंट रहता है, तो वो होता है क्लोरोफिल के कंटेंट। देन हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जो है वो एपिडर्मिस वाला पार्ट है, एपिडर्मिस पार्ट, यहाँ मेसोडर्मिस पास, और यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस पार्ट। यहाँ पे स्टोमा है, स्टोमा स्पेस, एयर स्पेस यहाँ पे पाया जाता है। सो वैक्स क्यूटिकल यहाँ पे पाया जाता है, और पैलिस्लाइड मेसोडर्म। अब ये वैक्स क्या है, वैक्स जो होता है वो ये मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, जो उसको एक बेसमेंट लेयर की तरह हेल्प करता है। स्पोंजी मेसोफाइल्स यहाँ प्रेजेंट होता है, वैक्स क्यूटिकल भी यहाँ पे पाया जाता है। सो देयर इज कॉल्ड ऑफ गार्ड सेल एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, और नेक्स्ट वाला हमारा जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा वैक्यूल्स, क्योंकि प्लांट्स में वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं। देन सेलुलोज सेल वॉल यहाँ प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वैक्यूल्स मेम्ब्रेन है। देन यहाँ का जो एक पार्ट हमने यहाँ देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल के साथ यहाँ पे क्या है, कंटेन है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो हमारे TS स्ट्रक्चर्स में हमारे जो प्लांट्स के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, उनमें हम देखते हैं ये हमारा स्टोमेटा ओपन टू अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर ए लीफ एंड वाटर वेपर्स टू लीव्स। सो किस तरीके से हाई वाटर वेपर्स होते हैं कांस्टेंट में, लो वाटर वेपर्स होते हैं, जब उसमें से बाहर की तरफ निकलेगा तो गार्ड सेल वाटर वेपर्स स्टोमा, तो लो वाटर वेपर्स कंटेन होगा, तो उसके बाद अंदर की तरफ जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जिसमें स्टोमा और हाई कांस्टेंट CO2 और गार्ड सेल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे हमारा एक और सेल है, गार्ड सेल विथ क्लोरोप्लास्ट, तो ये हमारे गार्ड सेल है, अभी हमने देखा है। तो नेक्स्ट ये सिंपल करके वन बाय वन दिया हुआ है, तो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड स्टोमेटा। स्टोमेटा आर टीनी पोर प्रेजेंट इन द लीव्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, यानी जो टीनी पोर होते हैं छोटे छोटे लीव्स के ऊपर वो एक्सचेंज करते हैं, यानी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। ईच स्टोमा हैज पेयर ऑफ गार्ड सेल विच कंट्रोल आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन द स्टोमल पोर विच व्हेन वाटर एंटर द गार्ड सेल, यानी जब वाटर एंटर करता है गार्ड सेल में, इट स्वेल एंड द पोर ओपन, एंड व्हेन गार्ड सेल लूज वाटर श्रिंक एंड द पोर क्लोजेस, यानी कि फिर वो क्या करेगा, वो पोर बंद हो जाएगा, पहले ओपन होगा तो फिर हम जब वाटर डालते हैं तो ओपन हो जाता है, और जैसे ही पानी उसके अंदर से खत्म हो जाती है तो वो बंद हो जाता है। देन यहाँ पे यू कैन सी दैट, यानी कि उपस्थिति में जो स्टोमेटा है वो क्या है, वो एक्टिव है पूरी तरीके से। अब स्टोमा में क्या होता है, ये गार्ड सेल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस देयर इज कॉल्ड ऑफ गार्ड सेल, और यहाँ पे आपका स्टोमेटा वाला पूरा सरफेस है। तो स्टोमा का हम एपिडर्मिस, एक पहला लेयर एपिडर्मिस है, और अंदर वाला पार्ट जो यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है उसे थिकेट इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल बोलते हैं। सो देयर इज कॉल्ड ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस है, हियर इज स्टोमा, खाली स्थान जो है वो स्टोमा है, और फिर ये जो डॉट डॉट है वो क्लोरोप्लास्ट है। अब जब हम स्टोमा को क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो वहाँ पे हमारा एपिडर्मिस सेल गार्ड सेल और स्टोमा प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 2 टाइप्स के स्टोमा दिए हुए हैं, एक ओपन है और दूसरा क्लोज है। तो ओपन गार्ड सेल में आप देख सकते हैं गार्ड सेल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट है, ओके, और साथ ही आसपास क्या है, वाटर है, ठीक है, और वाटर के प्रेजेंस में ये क्या है, ओपन गार्ड सेल है। देन यहाँ पे भी आसपास पूरा वाटर है, बट ये क्लोज है, यानी कि यहाँ पे जो गार्ड सेल है वो क्लोज है। तो वाटर डिफ्यूजन इनटू गार्ड सेल व्हिच कॉजेस देम टू ओपन ऑन हॉट ड्राई डे, यानी कि जब दिन हॉट होता है तो क्या होता है कि सभी जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, एंड द गार्ड सेल हैव टू लेस वाटर द रिलैक्स एंड स्टोमा क्लोज, जैसे उसमें पानी की कमी हो जाती है और स्टोमा क्या होता है वो बंद हो जाता है।
देन नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड, यू कैन सी दिस माइक्रोस्कोप, आपको इसी तरीके से दिखेगा। एंड देन यहाँ पे आपको 2D फ्रोजन दिखेगा, ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे हम फ्रेंड देखते हैं कि हमारी जो एक्टिविटी टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, टेक ए प्लॉट प्लांट हैविंग वेरिजेनेटेड लीव्स, क्रोटन प्लांट, कीप इट इन ए डार्क रूम फ्रॉम 3 days so that all the starch is used up। ये ऐसे भी कह सकते हैं कि आप एक पत्तियां लीजिए और उसको पोटेट करिए, देन वो पोटेट प्लांट हो, उसके पास क्रोटन प्लांट भी कह सकते हैं हम उसको, आप उसको एक डार्क रूम में रखिए 3 दिनों के लिए, फिर आप उसमें बहुत सारे स्टार्च देख सकते हैं। देन कीप इन इट सनलाइट फॉर 6 आवर, आप फिर 6 घंटों के लिए आप उसे धूप में दिखाएं। देन टेक ए लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क्स द ग्रीन एरिया ऑफ द लीफ ऑन ए शीट ऑफ पेपर, देन डीप टू लीफ इज बॉइलिंग वाटर टू मेक इट्स ऑफ। अब इसको पानी में क्या करेंगे, हम बॉईल करेंगे एंड फिर उसके बाद हम अल्कोहल उसमें डिप करेंगे और उसको गर्म पानी में भी बहुत डीकलराइज इट एंड रिमूव द क्लोरोफिल, यानी कि यहाँ पे जो आपकी पत्तियां होंगी वो काले रंग की हो जाएंगी और वहाँ पे आपकी जो पत्तियां हैं वो क्लोरोफिल रिमूव हो चुका है। द वॉश ऑफ द लीफ वाटर एंड डीप इज डाइल्यूट, आयोडीन सोल्यूशन में आप सोल्यूट उसको ऐड करिए, इट विल बी सीन दैट ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक, यानी ब्लू ब्लैक आपको दिखाई देगा जो ग्रीन पार्ट है। दिस और दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, और फिर यहाँ पे आप क्लोरोफिल को देख सकते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अमीबा। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूनिसेलुलर एनिमल लिविंग इन वाटर, इट टेक इन फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड pseudopodia and form of a vacuoles inside the food vacuoles. The food is digested and absorption, the undigested food is then sent थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल। अमीबा जो होता है यूनिसेलर एनिमल्स होता है जो पानी में लिविंग सेल होते हैं उसके, और ये भोजन अपने एक पार्ट से लेता है जिसका नाम है स्यूडोपोडिया, उसकी मदद से वो लेता है और वहाँ पे भोजन वैकुल्स के अंदर जाता है और फिर वहीं से डाइजेस्ट होते हैं वैकुल्स की मदद से, और अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है कि वो सेल की सरफेस पे भेज देता है। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अमीबा के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। अब अमीबा क्या कर रहा है, पहले स्टेज पे वो क्या करेगा, न्यूक्लियस फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, स्यूडोपोडिया के थ्रू वो फूड को एब्जॉर्ब करेगा। देन थर्ड स्टेप फूड वैक्यूल्स फूड पार्टिकल्स टू बाइंडिंग तो निकल लेगा और फिर उसके बाद वो यहाँ पे डाइजेस्ट करेगा। तो न्यूट्रिशन एंड देखो फूड पार्टिकल्स स्यूडोपोडिया इंजेस्ट हो गया, इंजेस्ट होने के बाद वो क्या होगा, डाइजेशन होगा, डाइजेशन टू एसिमिलेशन और फिर इंजेशन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में आप फ्रेंड देख सकते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड ग्लैंड which produce enzyme which break down food into smaller molecule. The main organ of digestions are the mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. The main gland are the salivary gland, gastric gland, liver, pancreas, intestine gland. So nutrition जो ह्यूमन बीइंग में होता है डाइजेस्टिव सिस्टम वो एलिमेंट्री कैनल से कंसिस्ट होता है और वो सभी क्या करते हैं, भोजन को ब्रेक डाउन करके उसमें से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एंजाइम रिलीज करते हैं। देन मेन ऑर्गन जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का वो होता है माउथ से लेके ओसोफेगस एंड स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस तक का प्रोसेस होता है। और मुख्य ग्लैंड जो होते हैं, मेन ग्लैंड जैसे सिलेवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लीवर है, पेनक्रियोज है एंड इंटेस्टाइन ग्लैंड है। देन यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग में जो प्रोसेस होता है वो सिलेवरी ग्लैंड यानी माउथ से लेकर एनस तक का प्रोसेस है। और नेक्स्ट इसमें आपको पूरे ऑर्गन डाइजेशन का प्रोसेस दिखेगा जिसमें हम भोजन को अपने शरीर में पाचन करते हैं, माउथ से लेकर एनस तक। अब हम माउथ का जो प्रोसेस है उसको पढ़ते हैं। माउथ, the food is broke down into small particle by the teeth and mixed with saliva from the salivary gland। यानी कि पहले स्टेज पे हम क्या करते हैं, भोजन को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट में अपने दांतों के द्वारा, उसको मिक्स करते हैं सैलिवा में और उसको सिलेवरी ग्लैंड कहते हैं। सैलिवा कंटेन एन एंजाइम सिलेवरी एमाइलेज विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, यानी सैलिवा जो होता है वो एंजाइम होता है जिसमें एमाइलेज मौजूद होता है, सो ये कन्वर्ट करता है स्टार्च और शुगर के रूप में।
देन द फूड पासेस थ्रू द ओसोफेगस इनटू द स्टोमच। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ जो हमारा भोजन होगा वो ओसोफेगस में से होता हुआ स्टोमच में एंटर करेगा। देन हम इन इन स्टोमच हम देखते हैं, द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस एंड कंटेन द एंजाइम पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। यानी कि जैसे हमारे भोजन, यानी जैसे हम मुख से यानी कि माउथ से हम स्टोमच के पार्ट में आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो भोजन है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, भोजन जो हमने खाया है वो हमने खाया है तो गैस्ट्रिक जूस उसमें उसमें से कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस होता है। पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन, यानी पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक द मीडियम एसिडिक एंड हेल्प इन द एक्शन ऑफ पेप्सिन। म्यूकस प्रोटेक्शन द वॉल ऑफ द स्टोमच फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड, यानी कि जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है क्योंकि वो बहुत ही टॉक्सिक है इसलिए हमारा म्यूकस जो होता है वो हमारे स्टोमच के वॉल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। देन द फ्रॉम पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब भोजन कहाँ जा रहा है, अब भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है। तो अब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा तो द पार्ट ऑफ अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडेनम। अब यहाँ ड्यूडेनम का पार्ट आता है। तो द फूड इज मिक्स्ड, अब यहाँ पे विथ बाइल फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियोटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियोस। अब क्या होगा कि जो भोजन हमने खाया है वो क्या होगा, वो बाइल करेगा, लीवर और पैनक्रियोटिक जूस से मिक्स होगा। सो बाइल ब्रेक डाउन फैट इनटू द स्मॉल ग्लोब्यूल, यानी कि बाइल जो होता है उसमें जो भोजन के पार्ट्स होते हैं वो पूरी तरीके से फैट में छोटे छोटे ग्लोब्यूल में बट जाते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। पैनक्रियोटिक जूस कंटेन द एंजाइम, कौन कौन सा पैनक्रियोटिक जूस में कौन से एंजाइम मौजूद होते हैं, ट्रैप्सिन और लैपेज। ट्रैप्सिन और लैपेज होता है वो आपके पैनक्रियोटिक जूस में एंजाइम के रूप में मौजूद होते हैं। ट्रैप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन, यानी ट्रैप्सिन जो होता है वो ब्रेक डाउन प्रोटीन करता है। लाइपेज ब्रेक डाउन फैट, यानी कि लाइपेज जो होता है वो फैट को ब्रेक डाउन करता है। अब नेक्स्ट आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। द ग्लैंड वॉल the wall of the small intestine produce intestinal juice. The enzyme of intestinal juice convert carbohydrate into the glucose, fat and fatty acid, the glycerol and protein into amino acid. अब amino acid तक का बन गया process. The wall of the small intestine has several finger-like projections called villi having blood vessels. It helps increase the surface of area, the absorption of digestion food. The digestion food is absorbed by the blood and transported all cell of the body, यानी जो भोजन होता है वो एब्जॉर्बेशन करने के बाद यानी ब्लड के थ्रू क्या होगा, हमारी बॉडी की ऑल सेल में डाइजेस्ट हो जाएगा। देन द अनडाइजेस्टेड फूड पॉसेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, वेस्ट मटेरियल, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाके इकट्ठा हो जाएगा। सो वाटर इज अब्सॉर्ब एंड द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव थ्रू द एनस। अब यहाँ पे हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होगा वो क्या करेगा, वो पूरे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो उसको एनएस के थ्रू बाहर निकाल देगा। अब हमारे आते हैं टॉपिक रेस्पायरेशन में। तो फ्रेंड ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि लाइफ प्रोसेस का टोटल पैटर्न हमने इसमें कवर किया है, तो प्लीज आप बिना स्किप किए इसको देख सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस विच by which food is burned in the cell of body with the help of oxygen to release energy। यानी respiration की प्रक्रिया होती है, जो भोजन हम खाते हैं वो जो बर्न होता है हमारे सेल के थ्रू यानी हमारे बॉडी में, तो उसकी मदद से जो ऑक्सीजन बनता है यानी ऑक्सीजन जो हमने रिस्पायरेशन के थ्रू लिया है उससे एनर्जी रिलीज होती है। इट टेक प्लेस इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, यानी कि जो हमारे सेल के अंदर यानी हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, वो एनर्जी को रिलीज करता है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन यूज्ड टू एटीपी, यानी कि जब एनर्जी कब रिलीज होती है, जब रिस्पायरेशन करते हैं तो एटीपी बनता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड एटीपी मॉलिक्यूल्स एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देन यहाँ पे पहले एडीपी बनेगा, एटीपी से फॉस्फेट ऐड होगा, फॉस्फेट जैसे ही ऐड होगा तो उसमें एनर्जी और रिस्पायरेशन के प्रोसेस होंगे और एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। When the cell need energy, ATP is break down in the presence of water from the ATP and energy is released। अब देखो यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगा सेल के अंदर, ठीक, सेल के अंदर जैसे ही होगा तो एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा। जब सेल को एनर्जी की आवश्यकता होगी तो एटीपी ब्रेक डाउन कर देगा पानी की मौजूदगी से। एटीपी की जब उसमें ब्रेक डाउन कर लेगा तो एडीपी एनर्जी रिलीज कर देगा। तो क्या होगा, एटीपी वाटर एडीपी प्लस एनर्जी, राइट। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन में हम ये देखते हैं फ्रेंड, जो हमारे टाइप्स हैं रिस्पायरेशन के कौन कौन से हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, दे आर एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। फर्स्ट स्टेप पे हम एरोबिक रिस्पायरेशन देख लेते हैं।
तो हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है? टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन की यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी, और ये मोर एनर्जी प्रोड्यूस करती है। द इन प्रोड्यूस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन द मोस्ट ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म यही करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। आखिरी चरण पे, इन एनारोबिक रिस्पायरेशन ग्लूकोज इन कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, pyruvic in the cytoplasm in the presence of oxygen, and then in presence of oxygen pyruvic is converted into carbon dioxide and water and energy in mitochondria। अब देखो भाई, इसमें जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट करेगा? पायरुविक हमारे साइटोप्लाज्म में, तो वहाँ पे ऑक्सीजन होगा और फिर उसमें प्रेजेंस ऑक्सीजन होगा, तो पायरुविक जो होगा वो कन्वर्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर और एनर्जी, किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि उसमें हमारे सेल के अंदर प्रेजेंस होता है। फिर पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होगा। फिर CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। नेक्स्ट हम देखते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस लेस एनर्जी, द एंड produce are lactic acid in or ethanol, carbon dioxide and energy take place in muscles, cell and yeast। अब एनारोबिक रिस्पायरेशन में हम ये देखते हैं कि ये क्या करेगा, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, ये एब्सेंट ही रहेगा और यहाँ पे एनर्जी की कमी भी रहेगी, और आखिरी में इसमें लैक्टिक एसिड और या फिर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगा। सो ये मस्कल सेल और ईस्ट के अंदर होता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन इन मस्कल सेल, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन पायरुविक and in the absence of oxygen pyruvate is converted in lactic acid and energy। So glucose presence of oxygen in cytoplasm, pyruvate absence of oxygen in muscles, lactic acid plus energy। So in anaerobic respiration in yeast, glucose is converted into pyruvic, and in the absence of oxygen pyruvate is converted into ethanol। कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, दिस प्रेजेंस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो इस जो होता है वो फर्मेंटेशन के थ्रू होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है। तो हमारा यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन साइटोप्लाज्म, पायरुविक एसिड एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, वैसे भी ऑक्सीजन एब्सेंस ही होता है। सो इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी का। अब यहाँ पे हमारे कुछ पाथवे हैं, और वे पाथवे क्या है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के, तो लेट्स सी। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्लूकोज, ठीक है, प्रेजेंस यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी किसमें है? सेल में, ठीक। तो पायरुवेट बन रहा है प्लस एनर्जी बन रहा है, ठीक। एनर्जी जो प्रेजेंस ऑक्सीजन होगा तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया तो CO2 H2O प्लस एनर्जी तो प्रेजेंट ही होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसमें ऑब्सेंस ऑफ एनर्जी है, ठीक। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। इन मसल्स में अगर हम देखें तो एनारोबिक रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ऑब्सेंस ऑक्सीजन होगा तो ईस्ट में होगा, जिसमें इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन रिस्पायरेशन, हम फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया और यहाँ तक हमने देखा। तो ह्यूमन रिस्पायरेशन में अगर हम नेक्स्ट